जैसा कि आप लोगों को पता है ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग कम पीरियड ऑफ टाइम में मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि आपका सिलेबस बहुत लेंथी है, यू नो इट वेरी वेल, है ना। अब इस सिलेबस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमको कंप्लीट करना है तो यहाँ पर हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन साथ में रेसिप्रोकल में आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है, ठीक है। अब वो किस रिस्पेक्ट में करनी है, आपको करना ये है कि मैं जैसे बीइंग एज अ फैकल्टी ऑफ एसएसटी हम जो चाहेंगे कि आपके एसएसटी के रिस्पेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं जो आप लोग बहुत इजीली अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए मेरा क्या मतलब है, मैं तो सब करा सकता हूं, लेकिन हम लोग वो टॉपिक को पहले करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो। मेरे लिए क्या है कि हम लोग जब फुल लेंथ कभी कोर्स करेंगे तो सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को ना समझ में आ रही हो, जो आप लोगों को क्लियर ना हो, आप उन कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताइए, उसके बारे में आप मुझे एक डिटेल दीजिए, ग्रुप में मेंशन कर दिए कि सर मुझे ज्योग्राफी के इस टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं क्लियर है। ग्रेविटी आपको हर तरीके से हर संभव मदद करेगी, बिकॉज आप जितना मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे उतने अच्छे तरीके से हम आपका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक छोटा सा काम मेरे लिए करिएगा कि एसएसटी के रिस्पेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सिविक्स हो, कुछ भी हो, आप उसके जो जो टॉपिक आप लोगों को नहीं आते उसके टॉपिक हमको मेंशन कर दीजिए, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस आपके ऊपर बनती रहेंगी। हम लोग इस अप्रोच के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जितना हम लोग पढ़ाएंगे डेफिनेट श्योर है कि उसमें से आपको बेस्ट एंड द बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। उन्हीं सब चीज़ों के मद्देनजर रहते हुए हम लोगों ने आज पहला टॉपिक जो ऑप्ट किया है, जो मैं आपके सामने आज रखूंगा, उसके बाद आपके रिस्पांस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक आप हम लोग को बताएंगे उसके ऊपर जल्दी से हम लोग लेक्चर डेडिकेट करके आप लोग के सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू एसएसटी, ठीक है। मैं और एक माइक सर हैं, वो भी आपको एसएसटी के कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे। तो इसमें आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों को अपने जो टॉपिक हैं वो हमसे शेयर करने हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, ओके। और ये एश्योरेंस मैं अपनी तरफ से देता हूँ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्रेविटी कि आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ओके। किसी को अगर कुछ इसमें सजेशन देना तो पूछ सकता है, उसके बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ। किसी को कुछ पूछना है अभी इस बारे में? चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक नहीं है, ठीक है, चलिए। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, अर्थ एज अ प्लैनेट, आई थिंक ये तो सबके बारे में पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अर्थ, तो अभी आप लोग क्या बोल सकते हो उसके बारे में? व्हाट इज अर्थ? व्हाट इज अर्थ? भाई इतना बड़ा सा ही गोला दिखा, अर्थ इज अ प्लैनेट। प्लैनेट कहां पे होते हैं? सोलर सिस्टम में, एग्जैक्टली यस, है ना। अर्थ जो होते हैं वो आपके सोलर सिस्टम में। तो इशू क्या है कि आज से बहुत सालों पहले एक ये अजम्पशन माना जाता था कि ये जो हमारी अर्थ है ये पूरे यूनिवर्स का एक एपिसेंटर है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों का जो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है वो आपका अर्थ है। ये उन लोगों की बात मानने वाली थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट की, लोगों ने रिसर्च की, तब बात जाके कुछ और खुली कि नहीं भाई, अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट नहीं है, बल्कि अर्थ इस यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम जो हैं, सोलर सिस्टम है, उन्हीं में से एक सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग रहते हैं उसका एक छोटा सा प्लैनेट है। ये अजम्पशन साइंटिफिकली प्रूव्ड हुई और इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझा जाता था कि अर्थ वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग अपने माइक बंद कर लेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। पहले क्या समझा जाता था कि ये एक सेंटर पॉइंट है यूनिवर्स का, बट जब आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च की जाने लगी तो भी ये अज्यूम हुआ कि नो, इट इज नॉट द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, बट ये हमारे एक सोलर सिस्टम का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एक इमेज आपको दिख रही है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि क्या है, ये सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। दिस, लुक एट दिस, ये है हमारी अर्थ। अब इस सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं आपके?
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 प्लैनेट हैं। क्या सोलर सिस्टम में हमेशा से सिर्फ 8 ही प्लैनेट थे? नो, कितने थे? कितने थे? 9। कौन सा था? इट वॉज प्लेटो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? अब वो प्लैनेट क्यों नहीं रह गया? हाँ, तो मतलब कि इट, देखिए हाँ एग्जैक्टली देखिए हुआ क्या, देखिए छोटी सी स्टोरी मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को इस बारे में पता है कि 1930 में जब सबसे पहले प्लेटो को एज अ प्लैनेट माना गया, बट 2006 में वो कौन सी, देखिए मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछता रहूंगा, वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हो जाएंगे, वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डिफाइन किया कि जो हमारा प्लेटो है वो 9th प्लैनेट नहीं रहेगा? IAU। ठीक है, इसने ये कैसे कह दिया कि ये इसका प्लैनेट नहीं रहेगा? इसके बारे में मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक अजम्पशन है, कुछ पैरामीटर होते हैं, अगर उन पैरामीटर के ऊपर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर उसको पूरा करती है तो उसको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। उन्हीं पैरामीटर में से एक पैरामीटर ये है कि अगर कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी जिसका अपना एक ऑर्बिट है, वो अपने ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर रही है, लेकिन अगर किसी वजह से उसने अपने ऑर्बिट को क्रॉस करके किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में आने की कोशिश की, तो उसको हम लोग प्लैनेट की कैटेगरी से हटा देंगे। जस्ट एन एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। सपोज दैट दिस इज योर सन, है ना, और मान लीजिए आपका अर्थ है, और सबसे लास्ट में मान लीजिए कि नेपच्यून है, नेपच्यून ये हो गया, और आपका सबसे लास्ट वाला कौन सा था? प्लेटो, ये है। तो अर्थ की एक ऑर्बिट ये है, नेपच्यून की ये है, और प्लेटो की ये ऑर्बिट है। ठीक है, जनरली होना क्या चाहिए, रूल क्या कहता है कि अर्थ अपनी ऑर्बिट में ही रहेगा, इसी ऑर्बिट में हमेशा रहेगा, अपनी ऑर्बिट को क्रॉस करके कहीं नहीं जाएगा, नेपच्यून अपनी में भी रहेगा। इसी तरीके से प्लेटो से भी एजम्पशन किया जाता था, लेकिन प्लेटो के बारे में देखा गया कि प्लेटो ने अपनी जो ऑर्बिट थी उसको क्रॉस करके कभी कभी नेपच्यून की ऑर्बिट में भी उसने इंटरफेरेंस कर लिया। जैसे ही उस प्लैनेट के बारे में ये अजम्पशन किया गया कि उसने अपनी ऑर्बिट से निकल के नेपच्यून की ऑर्बिट के ऊपर भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किया, जैसे यहां से निकला यहां पे देखिए उसने इंटरफेरेंस किया, तो कहा कि ये तो गलत है, इट इज द अगेंस्ट द पैरामीटर ऑफ प्लेटो फॉर अ प्लैनेट। तो जैसे ही उसने किया तो 2006 में इस बात को आइडेंटिफाई करते हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लेटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। तो अब टोटल कितने रह गए? 8 प्लैनेट हमारे रह गए। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक है। अब कुछ बातें हम लोग अर्थ के बारे में देख लेंगे, भाई अर्थ इस बारे में क्या है। तो अर्थ जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नंबर 2, इट इज अ ब्लू एंड वाटरली प्लैनेट। क्यों ब्लू एंड वाटरली प्लैनेट बोला जाता है इसको? हाउ मच परसेंटेज, इन परसेंटेज में कितना है? 71%, 71%, वेरी गुड, 71% पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट रीड दिस पॉइंट वेरी, just read this कि apart from the earth as a planet there are different type of celestial body. What is the celestial bodies and how it is different from the planet? देखिए, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो कि आपके यूनिवर्स में पाई जा रही है, जो आपके सोलर सिस्टम में पाई जा रही है, वो आपकी सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, जो आपके स्पेस में जो भी बॉडीज पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो हर बॉडी की अलग अलग कुछ कैटेगरी हैं, जैसे प्लैनेट की कुछ अलग कैटेगरी है, प्लैनेट के कुछ पैरामीटर अलग हैं। इसी तरीके से एक बॉडी होती है एस्ट्रोराइड, कुछ बॉडी को बोला जाता है, कुछ बॉडीज को कॉमेट बोला जाता है, कुछ बॉडी को मीटियोराइड बोला जाता है, कुछ बॉडी को मीटियोर बोला जाता है ना? कंफ्यूजन में तो नहीं है इतनी सारी बॉडीज के नाम? देखिए, तो प्लैनेट तो हम लोग को पता है, तो एस्ट्रोराइड किसको बोलते हैं? दिस एस्ट्रोराइड किसको बोलते हैं? ये वाली, सॉरी, देखिए मैं बता रहा हूं एस्ट्रोराइड बॉडी क्या होती है। एस्ट्रोराइड वो बॉडी होती है जो प्लैनेट से छोटी हो, प्लैनेट एंड
कह सकते हैं कि जो आपके सैटेलाइट उनसे जो छोटी बॉडी होती है उसको हम लोग एस्टेरॉयड बोल देते हैं। हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। हुआ क्या कि जब ये सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जब हो रहा था, इट मीन्स बिग बैंग थ्योरी के बाद जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये जो हमारे 4 प्लैनेट हैं 1 2 3 4, जब ये 4 प्लैनेट थे तो इनकी जो डिस्टेंस सन से थी ये थोड़ा करीब थी एज कंपेयर टू दिस प्लैनेट, है ना। तो हुआ क्या कि इनका जो पहले ये गैस के ही एक लंप थे और उसके बाद इनमें चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था तो इसकी वजह से जो इसके आपके अणु थे वो आपस में इकट्ठा होने लगे और फिर इन्होंने थोड़ा सा मेटालिक फॉर्म लिया, मतलब कि थोड़े से ठोस हो गए, सॉलिड हो गए। और सॉलिड होने के बाद जब इनका फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पर इनमें से छोटे छोटे से पार्टिकल निकल के जा रहे थे और स्पेस में टहल रहे थे, और स्पेस में टहलते टहलते ये जो 4 प्लैनेट हैं 1 2 3 4, इनके बाद एक छोटी सी एक पट्टी बनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 प्लैनेट के बाद एक छोटी सी पट्टी सन के अराउंड चारों तरफ एक पट्टी बनी और उसी के अंदर ये छोटे छोटे से जो पॉइंट इसमें से टूट के गए हुए थे, प्लैनेट नहीं थे लेकिन प्लैनेट में से निकले हुए छोटे छोटे पॉइंट थे, वो इसमें आके इकट्ठा हो गए और ये सन के अराउंड इसी पट्टी में राउंड करते हैं। इस बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। इस बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें इन्हीं जो प्लैनेट है, प्लैनेट से जो छोटे छोटे से पार्टिकल निकल के इकट्ठा हुए, इनके अंदर खुद भी मास है, तो ये इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में सन के अराउंड रिवॉल्व किया करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये एस्टेरॉयड क्या है, ठोस छोटे से पार्टिकल हैं, लेस देन द प्लैनेट हैं। अब क्या होता है, जब इनमें एनर्जी तो होती है चूंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, जब इनमें कुछ ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो फिर एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़ के ये किसी प्लैनेट की तरफ किसी तरह भी मूव कर सकते हैं। इधर मूव कर लेंगे, इधर मूव कर लेंगे, इधर मूव कर लेंगे, इधर मूव कर लेंगे, जिधर मन होता है, जिस तरफ उनको स्पेस मिलता है वो उस तरफ जाने लगते हैं। अब जब ये एस्टेरॉयड वहां से निकलने के बाद सपोज दैट अर्थ की तरफ आ रहे हैं और अर्थ की तरफ आते 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 जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन होने के बाद कभी कभी ये जो एस्टेरॉयड होते हैं ये आसमान में ही एकदम खत्म होकर जल्द हो जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि एकदम से कोई तारा टूट रहा है, हम लोग तारा टूटा तो दुआ मांगते थे भाई कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो तारा वारा नहीं टूटता। इस बेल्ट से कोई एक एस्टेरॉयड छोटा सा निकलता है, वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही पहुंचता है तो एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगता है। फ्रिक्शन फोर्स काम करने की वजह से वो जो एस्टेरॉयड है उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीटियोराइड। और अगर वो बिना जले या थोड़ा सा जलने के बाद वो अगर अर्थ पे पहुंच जाता है तब हम उसको मीटियोर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड आते हैं, अगर वो ऊपर ही जल जाए तो उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं, और अगर जले बिना थोड़ा सा अर्थ पे पहुंच भी जाए तो उसको हम लोग मीटियोर बोलते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन्हीं मीटियोर की वजह से हमने अर्थ के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा है, इन्हीं मीटियोर की वजह से। तो ये सारी चीजें आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, ऐसी कोई भी बॉडी जो कि स्पेस में पाई जा रही होती है उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी में प्लैनेट भी आते हैं, एस्टेरॉयड भी आते हैं, मीटियोर भी आते हैं, मीटियोराइड भी आते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर आते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पेज, देखिए क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी आपने? बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, कुछ बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा है? देखिए हुआ क्या कि जब है ना यूनिवर्स जब बन रहा था तो बोला जाता था कि सारी चीजें एक टाइनी से पार्टिकल में कॉन्सेंट्रेट है, और उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, है ना। एक्सप्लोजन होने के बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे से वो फिर यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि जब एक्सपेंड हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ गैसेस अवेलेबल थी, एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस थी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन गैसेस में थोड़ा सा जब ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ फोर्स ऐसे वर्क करने लगे तो फिर गैसें इकट्ठा होने लगी। तो जब गैसें इकट्ठा हो रही थी तो वही धीरे धीरे आगे चल के
प्लैनेट की फॉर्म में आ गई, गैसेस इकट्ठा हो गए। तो जब गैसेस इकट्ठा होकर प्लैनेट के फॉर्म में आ गई तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ गैस के टुकड़े ऐसे बने, ऐसे बहुत से थे, सपोज ऐसे गैस के बहुत बड़े बड़े से गोले थे। अब ये मान लीजिए सन है हमारा, ठीक है, तो सन के जो करीब थे प्लैनेट, जस्ट लाइक दिस 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 और दिस, जो प्लैनेट करीब थे तो सन की हीट की वजह से और भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये जो गैसेस थी वो कंप्रेस और होने लगी, कंप्रेस और होने लगी और होने लगी, और होने के बाद वो सॉलिडिफाई हुई। सर की ग्रेविटी और भी कई फैक्टर्स, ग्रेविटी फोर्स नहीं कर रही है, सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, अपनी केमिकल कैटेगरी की वजह से भी ये क्या हुआ, इनमें सॉलिडिफिकेशन होने लगा और फिर ये सॉलिड हो गए। कौन से, जो सन के करीब थे। तो ऐसा माना जाता है जो सन के करीब जो 4 पहले प्लैनेट है, कौन कौन से पहले प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सॉलिडिफाई हो गए। और इसके बाद वाले जो हैं वो अभी भी गैसियस सिचुएशन में ही हैं, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो यूरेनस हो, चाहे वो नेपच्यून, ये अभी भी गैसियस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये सन की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। अब ये गैसीफाई हो गए। अब इन्हीं के अंदर से जब फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ इन्हीं में से जब बने तो छोटे छोटे से टुकड़े किसी वजह से निकल के ऐसे स्पेस में टहल लेते, तो करते करते वो इस एक बेल्ट में आ गए जो कि आपकी गैसियस और जूवियन प्लैनेट के बीच में पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये छोटे छोटे से प्लैनेट के ही पार्ट होते हैं जो कि इस एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। और जब इसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़ के किसी भी तरफ जाते हैं। तो जब सपोज अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही आते हैं तो उनमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स लगने के बाद कभी कभी ये जल के आसमान में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बच के ज़मीन पे भी पहुँचते हैं। जो एस्टेरॉयड बच के ज़मीन पे पहुँचते हैं उनको हम लोग मीटियोर बोलते हैं। और इन्हीं मीटियोर की वजह से हमने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की और हम अर्थ के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है, हम इसी के ज़रिए से भी जानते हैं। इसके बारे में हमने इससे भी इंफॉर्मेशन निकाली हुई है। बात क्लियर है? हाँ, कॉमेट क्या होता है, कॉमेट भी इसी तरीके, कॉमेट भी सेम प्रोसेस है, बट क्या होता है, एस्टेरॉयड में क्या होता है सिर्फ रॉक, सॉलिड रॉक्स होती है उसमें। कॉमेट में क्या होता है, ये एक आइसी शेल भी इनके ऊपर होती है, मतलब इनके ऊपर थोड़ा आइस साइज भी, हाँ डस्ट, उसमें आइस का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे ये अर्थ सन के करीब आने लगते हैं तो आइस, जाहिर सी बात है सन के करीब आएंगे तो आइस पिघल जाएगी। फिर इसमें एक छोटा सा कभी कभी इसमें से एक रेज भी निकलती है, तो पुच्छल तारा ये सब चीज़ भी बोलते हैं। तो कॉमेट और एस्टेरॉयड में डिफरेंस ये होता है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं वो रॉक सॉलिड चीज़ के बने होते हैं, और जो ये होते हैं इनके अंदर आइस, डस्ट और कभी कभी नॉर्मल वेज में भी होते हैं। ओके Sir, an asteroid belt, sir, it is in all forms, so like the particles which are released from the like planets are stored there. So they can be in every form or only solid form, like solid सॉलिड state. फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका नाम एस्टेरॉयड बेल्ट ही रखा था। तो एस्टेरॉयड की फीचर ही क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, सॉलिड So, फॉर्म। comet is also found in asteroid belt or इट it is having इट माइट बी, ये आहर बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड ही होते हैं। कॉमेट की प्रॉपर्टी उनकी टेम्परेचर की वजह से होती है। टेम्परेचर जब डाउन होता है, जिस रीजन में टेम्परेचर कम होगा तो उनके ऊपर एक आइस की शेल या डस्ट की शेल कहीं ना कहीं जमा हुई होती है, और जैसे जैसे वो सन के करीब आते हैं तो उनकी आइस पिघलने लगती है, तो उनका कहीं ना कहीं प्रोसेस डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट में जनरली कौन चीज पाई जाती है, एस्टेरॉयड ही पाए जाते हैं। ओके okay, sir. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लाइन क्या है, अब देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड द प्लेटो। मुझे लगता है इसमें भी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया आप लोग का। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो अब हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी फैक्ट देख ली। अब कुछ और भी फैक्ट हैं जो सोलर सिस्टम के बारे में आपसे इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं जब बताना चाहूंगा। सपोज नंबर 1 फैक्ट, ये बताइए कि सोलर सिस्टम में जितने भी आपके प्लैनेट हैं वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट जो हैं आपके वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। Sir, clockwise. उस फॉर्म में बताइएगा। आई मीन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। The west to west. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट,
कितने प्लैनेट हैं जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं? सेवन। कौन सा नहीं करता? बस ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं 6। कितने करते हैं? 6। 2 नहीं करते। कौन कौन से? वीनस एंड यूरेनस। बहुत ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग यूवी से भी याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? यूवी से। आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा है आप लोगों को लाइट, ठीक है? यूवी, यूरेनस एंड वीनस जो है ये आपके ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। ओके, एक दो फैक्ट और, कुछ चीजें सन के बारे में हम लोग जान लें। चलिए नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ कैसा है? Sir, it bulges out. हम्म, Sir, it bulges out at the center. हाँ, someone is calling geoid। हाँ ठीक है, geoid का मतलब क्या है? हाँ, एक किसी ने बोला ऑप्लेट स्फेरॉइड, ये भी किसी ने बोला, तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? बोथ आर करेक्ट, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? बोथ आर करेक्ट, देन The व्हाट? Earth is said to be an oblate spheroid, हाँ whereas the shape of the Earth is said to be flat. एग्जैक्टली, देखिए क्या है ना, ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है? जैसे एक स्फीयर है, सपोज एक स्फीयर है ना, ये उसका पोल है, ये उसका इक्वेटर, मान लीजिए सपोज दैट है। अगर हम इसको पोल की तरफ से थोड़ा सा कंप्रेस कर दें तो इसका शेप कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरह का, है ना? पोल की तरफ से थोड़ा सा फ्लैटेंड हो गई है, यहाँ पे थोड़ा सा उसके बल्ज आ गया है, तो इस तरह का कोई भी शेप बनता है उसको हम लोग ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, ठीक है? किसी इस तरह का कोई भी शेप बनेगा जिसमें स्फीयर की जगह पर पोल के ऊपर हमने थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने की वजह से थोड़ा सा वो फ्लैटेंड हुई और उसकी जो इक्वेटर उस पर बल्ज हो गया। इस तरह का कोई भी शेप बनता है उसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। लेकिन यही सेम केस हमारी अर्थ के साथ हुआ, तो हमने स्पेसिफिकली अर्थ के शेप का एक नया नाम दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड। इट मीन्स अगर जियोइड वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं अर्थ के शेप के बारे में बात की जा रही है। ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। थोड़ी सी बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर, इट इज बल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटेंड एट द पोल एज। देखिए भाई, ये देखो ना, ये स्फीयर है लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैटेंड है और यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेटर पर थोड़ा सा बल्जी है, ठीक है? ये नॉर्मल सी इमेज है। इसके बाद देखते हैं, तो भैया That's why the map is also not correct. Correct. सॉरी, So that's why the map is also not equally correct. So some countries are shown larger and some are. हाँ, इट माइट बी, बट अगर ओवरऑल एवरेज बिहाफ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि उसका जो शेप है वो कहीं ना कहीं जियोइड ही है। अब इसमें अगर कुछ और चेंजेस होंगे, हर कंट्री तो कुछ ना कुछ अपने अजम्पशन देती है, बट स्टिल जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ को मानती है, मेजॉरिटी। हाँ एकदम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ। चलिए वो सब बातें तो हम लोग देखेंगे, अब इस चीज़ को प्रूफ करना है। Prove that Earth is an spherical shape. Proof? How can you prove it? Through satellite images. वो तो अब हुआ। हाँ देखिए छोटी सी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। हुआ क्या, पहले लोग जब एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पहले लोग वो नहीं करते थे, ट्रैवल नहीं करते थे ओशन में। कहने लगे कि भैया ऐसा है, ओशन जो है वो ऐसा फ्लैट है ना, एक फ्लैट है। अगर हमारी नाव अगर यहाँ पे है और चलते 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 आए तो हम तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। ये डर बसा हुआ था लोगों के दिल में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम। तो भाई वेस्टर्न कल्चर में एक कंट्री है हमारी स्पेन, बहुत ध्यान से दिखेगा, है ना, स्पेन एक कंट्री है, वहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, कोलंबस साहब। कौन थे? कोलंबस साहब। कोलंबस साहब ने कहा कि भैया ऐसा है कि अब हम लोग निकलेंगे और जाएंगे, पता करेंगे भाई क्या सच्ची में ऐसा कोई कोना वोना है या कुछ झूठ है, सिर्फ मिथ है, इस रूमर को खत्म करना है। तो उन्होंने कोशिश की, तो उनका साथ एक दिया किसने? मैगेलन साहब ने। नाम सुना होगा आपने,
इनकी शिप से गए थे मैगेलन, है ना? फर्डिनेंड मैगेलन। हाँ, वेरी गुड। तो मैगेलन साहब के साथ थे, तो इन्होंने कहा भैया चलो दोनों लोग चलते हैं, घूम टहल के आते हैं, पता करते हैं रियल में ऐसे कोई कोना है या नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। तो वो गए, कहने लगे भाई स्पेन के राजा के पास गए, कहने राजा साहब ऐसा है कि मुझे जाना है वहाँ पे। तो कहने ऐसा है कि तुम लोग जा रहे हो, तुमसे पहले जो नहीं है मैं कुछ लोगों को भेजे दे रहा हूँ तुम्हारी जगह पे, पहले कुछ लोग को भेजे दे रहा हूँ, पहले वो लोग देख लो, उसके बाद हम तुमको भेजेंगे। तो जो स्पेन के राजा थे उन्हीं ने दे जस्ट मेक अ क्रू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मेंबर, नियरली कुछ थे, उनको भेजा कि जाओ तुम लोग इस बात का पता करो। वो लोग जब गए, बिकॉज स्पेन के राजा ने उनको भेजा था, तो जो स्पेन के जो एनिमी कंट्रीज थे उन्होंने सोचा कि स्पेन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, इस वजह से उनकी शिप्स यहाँ पे आ रही हैं। तो जो स्पेन की एनिमी कंट्री थी उन्होंने उनके जो लोगों को भेजा था उनके ऊपर हमला कर दिया और उन लोगों को मार दिया। इट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट जो था वो खत्म हो गया। फिर स्पेन के राजा ने कहा भैया जाओ तुम लोग, कोलंबस साहब से कहा। तो कोलंबस साहब और मैगेलन साहब अपनी शिप विक्टोरिया को लेकर निकले, और निकलने के बाद कहाँ से, अपनी जिस जगह से निकले थे बहुत दिनों तक इन्होंने सफर किया, और सफर करते 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 वहीं पहुंच गए जहाँ पे थे। तब से एक मिसाल चल रही है भैया दुनिया गोल है। उन्होंने आके सबसे पहले बोल दिया कि मेरे हिसाब से दुनिया गोल है। इट मीन्स जो अर्थ का शेप है वो फ्लैट ना होके स्फीयर है। इस चीज को उन्होंने क्या बोला, इस चीज को क्या बोला जाता है सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन। अभी मैं इनका आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। अब इन्हीं ने बोल तो दिया, लेकिन जो वर्ड है उन्होंने कहा भैया हम क्यों मान लें इस तरह को। फिर इस चीज को प्रूफ करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई लोगों ने अलग अलग तरीके के प्रूफ दिए हैं, कई लोगों ने अलग अलग तरीके के स्टेप लिए। अब वो कौन कौन से प्रूफ थे जो लोगों ने प्रूफ किए, उनके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे हाँ देखिए, सबसे पहले क्या है बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बेडफोर्ड state, and then after that in a canal area they were placed, and when they looked, the middle pole rised a little and the other two poles they were down. हाँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, poles were kept a few kilometers apart. 5 किलोमीटर, वो तो डिस्टेंस है जनरली 5 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस ही, मतलब कि इनकी और इनकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल थी। अब नापने कोई नहीं कहता कितनी डिस्टेंस है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस थी और इक्वल हाइट के थे। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर ये फ्लैट होती तो मेरे जो इक्वल डिस्टेंस के पोल हैं वो सब बराबर होते, बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पहला ए और सी तो इक्वल डिस्टेंस के दिख रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है। इट मीन्स कि देयर मस्ट बी अ कर्व। इसका मतलब जो अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है, और इसी एक्सपेरिमेंट को लोगों ने क्या बोल दिया, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहले तरीके से ये प्रूफ हुई। दूसरा तरीका क्या था, देख सकते हैं अभी। दूसरा तरीका विजिबिलिटी ऑफ द शिप। सपोज दैट विजिबिलिटी ऑफ शिप, इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट आप यहां पे खड़े, भैया ये कौन है, ठीक है आप खड़े, कोई भी खड़ा हुआ, सपोज मैं ही खड़ा हूं, ठीक है यहां पे हम खड़े हैं और ये है आपको ओशन। तो जनरली होता क्या है, एक शिप आ रही है तो उसका ये फ्लैग, ये शिप का डंडा और ये शिप, आप खड़े हो तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। इट मीन्स अगर शिप चाहे जितनी दूरी से भी आ रही हो, लेकिन आपको इमेज यही दिख रही होगी। लेकिन जनरली होता क्या है, आप जब यहाँ पे खड़े हुए होते हो, आप जैसे यहाँ पे ये आपकी अर्थ है, अर्थ पे आप खड़े हो, तो जब शिप, जैसे मान लीजिए ओशन का लेवल है, तो जब शिप आ रही होती है तो सबसे पहले आपको उसका क्या दिखाई देता है, सिर्फ फ्लैग। फ्लैग के बाद उसका क्या दिखाई देता है, फिर उसका एक जो डंडा होता है जिसमें वो लगा होता है, फिर डंडे के बाद फिर पूरी शिप आपको दिखाई देती है। इट मीन्स कोई चीज नीचे से स्टार्ट हो रही है, ऐसे कर्व्ड फॉर्म में, नीचे से पहले फ्लैग दिखा, फिर उसके बाद उसका डंडा भी दिखने लगा, उसके बाद वो फिर शिप दिखाई दी। इसको बोलते हैं विजिबिलिटी ऑफ द शिप। इस चीज से भी ये प्रूफ किया गया कि भाई जो हमारा अर्थ का शेप है वो फ्लैट ना होके बल्कि वो ऐसे राउंड या स्फीयर शेप में है। तो विजिबिलिटी ऑफ द शिप भी कहीं ना कहीं एक रीजन मेन बना था। जस्ट सी दिस, है ना, विजिबिलिटी ऑफ, अब यहां पे खड़े हो तो बराबर सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या होता है, व्हाट इज लूनर इक्लिप्स? When the shadow of Earth falls on moon. हाँ मतलब कि And the Earth is behind the moon and the sun. हाँ बिटवीन द, ठीक है, ये होता है लूनर इक्लिप्स। सी दिस इमेज, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सन
और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अब देखा ये गया कि जब लूनर इक्लिप्स होता है तो इट मीन्स कि जो सन की रेज आ रही है वो पहले अर्थ पे पड़ी और अर्थ की एक शेडो मून पे पड़ रही है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है, जब मून पे जो अर्थ की शेडो पड़ रही है वो भी सर्कुलर है, तब यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि भाई कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है। अगर चौखुंटी होती तो भाई कैसी बनती, अगर चौखुंटी होती तो फिर मून पे किस तरह की इमेज बनती, चौकोर टाइप की बनती, नहीं बनी। किस तरह की बनी, एक स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में बनी। तो इससे भी ये बात प्रूफ होती है कि जो अर्थ की सरफेस है, जो अर्थ है वो हमारी स्फेरिकल इन शेप है। नेक्स्ट जो सबसे पहले आप लोगों ने बोला सैटेलाइट इमेजेस, उससे बात प्रूफ होती है कि आपकी जो अर्थ है वो किस तरीके की है, स्फेरिकल है। सैटेलाइट इमेज से भी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, सनसेट एंड सनराइज, क्या इससे बात प्रूफ होती है? Yes, sir. कैसे, हाउ? Sir, the sun appears to be coming from below the earth's surface. वो तो एक प्रोसेस होता है, डॉन एंड इक्लिप्स का प्रोसेस होता है। वो बात करेंगे हम लोग फिर जब आगे बढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में बहुत सारी बात। हाँ, Everywhere the sun rise and sunset time is different. If the earth would have been flat and everywhere it would occur at the same time. एग्जैक्टली। सपोज है जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ से, सपोज है या कैमरा नहीं है बल्कि सन है, तो सन की इमेज मेरे पे कैसे पड़ी, मेरे फेस पे पड़ी, लेकिन मेरे बैक साइड पे क्या है, अंधेरा है ना। अब हम ऐसे घूम गए तो अब क्या हुआ, मेरी बैक साइड दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो सेम प्रोसेस है, जब अमेरिका में दिन होता है तो इंडिया में क्या होता है, रात होती है, बिकॉज हम लोग अर्थ के एक डिफरेंट फेस में, एक फेस पे कौन है, तो अगर फ्लैट होता तो हर चीज सामने तरीके से दिख रही होती। तो ये सब चीजें हैं। तो सनसेट और सनराइज से भी ये प्रूफ होता है कि जो अर्थ की शेप है वो कहीं ना कहीं स्फेरिकली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सरकम नेविगेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सरकम नेविगेशन का मतलब क्या होता है, उसी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। बट इसमें ध्यान रखिएगा, मैगेलन साहब की जो शिप थी उसका नाम विक्टोरिया था और उन्हीं ने कब किया था, 1522 एडी में इस जर्नी को स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार बात क्या थी, ये वाला पॉइंट है, हेवनली बॉडी। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि जब सूरज गोल, चांद गोल, तो भैया पृथ्वी भी गोल। सबने ये मान लिया कि भाई हेवनली बॉडी सब एक ही तरीके से बने हुए हैं, तो जब सूरज गोल है हमारा, चांद गोल है, तो भैया पृथ्वी क्या अजीब है कि मतलब सब चीज़ें गोल है, ये ऐसे बन जाएगी। तो हेवनली और हेवनली बॉडी जो है उसके आधार पर बोला गया कि अगर सब गोल तो भाई हमारी पृथ्वी भी गोल, ये एजम्पशन मान लिया गया था। ओके, अब देखिए जो आपको सरकम नेविगेशन मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कि भैया कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये देखिए कहाँ से घूमते घूमते चले, फिर उधर से घूम के वापस आ गए, वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुए, डायरेक्शन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुए, ऐसे 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 करते 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 फिर घूम के यहाँ से वापसी आए, वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये उनका सरकम नेविगेशन वाला प्रोसेस था। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए, अर्थ के बारे में जब हमने, यस Sir, in the last picture, it was shown that Magellan died because some islanders murdered him. Yes, the natives killed Magellan. हाँ, तुम Then how did he completed the तो journey? मैटर इज दैट कि जब मैगेलन की विक्टोरिया थी उसमें मैगेलन ही साहब नहीं कहते। जस्ट सी दिस अगेन, देखिए यहां से स्टार्ट हुई 1519, मैगेलन सेट्स अ सेल फॉर 5 शिप्स। कितनी है, 5 शिप्स। अब 5 शिप्स में कितने लोग जाएंगे, खाली मैगेलन और कोलंबस, तो 5 शिप्स में 5 लोग चलाने वाले भी तो होंगे, वापस भी तो कई लोग आए होंगे। तो मैगेलन साहब स्टार्टिंग की इस वजह से उनका नाम जर्नी में रहता है। ऐसा नहीं, साथ में कई लोग गए थे। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जर्नी स्टार्ट करें तो अकेले तो जाएंगे नहीं, या अकेले 2 लोग, तो भाई खाली चलाते ही रहेंगे तो खाएंगे कब, पिएंगे कब, तो कई लोग साथ में गए थे। यहीं पे देख सकते हैं 5 शिप्स। ओके, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब तो हमने ये तो भाई पता कर लिया कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है, और आज की नई साइंटिफिक रीजन ये बता दिया कि भाई ये ज्वाइड टाइप की भी है। ठीक, अब देखिए कि अर्थ एज अ प्लैनेट, कुछ इंफॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्या है कि इट इज एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन बिकॉज प्लैनेट डोंट हैव देयर ओन लाइट्स। इट मीन्स
कि प्लैनेट जितने भी होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, बल्कि ये लाइट किसी से एब्जॉर्ब करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात है। जैसा कि इसके बारे में मैंने आप लोग को ये भी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि अर्थ के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। इस कुछ फैक्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अर्थ इज सेड टू बी ए स्फीयर बट इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, नॉट परफेक्ट स्फीयर। इट्स डायमीटर वेरीज फ्रॉम इक्वेटर। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है, एमसीक्यू में बन सकता है कि इक्वेटर पर उसकी डायमीटर कितनी है 12,756 किलोमीटर, टू पोल्स पे कितनी है 12,714 किलोमीटर। पोल्स पे इनकी सर्कमफेरेंस कम हो रही है एंड द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू इट्स bulge at the equator and the compression at the poles formed, thus earth is said to be an oblate spheroid and shape of the earth is also known as geoid। तो आपको जो अर्थ के इक्वेटर पे उसकी डायमीटर पता चल गई, हमको पोल पे उसकी डायमीटर पता चल गई, तो अब क्या कोई हमको ये बता सकता है कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना होता है? अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है? What is the circumference of our earth? Circumference का मतलब समझते हैं? Yes, perimeter. पेरिमीटर। हाँ, तो कितना है अर्थ का? फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे और पूछा भी गया है। 40075 किलोमीटर। कितना? 40075 किलोमीटर। हाँ, तो कह सकते हैं कि नियरली अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है, यू मस्ट हैव टू नो। ठीक है, तो अर्थ एक एप्लाइड स्फीरॉइड है और इसके पर 40,000 की सर्कमफेरेंस है। नाउ चलिए अब देखिए कि अर्थ जो इतने हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं उसमें सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है कि जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब लाइफ के एग्जिस्ट करने की वजह रीजन क्या क्या है, उन रीजन के बारे में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आपके हिसाब से वो कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से अर्थ पर ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट करती हैं? कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? हाँ बताइए आप लोग। We are protected by the UV rays from the ozone. यूवी रेज, UV rays, answer the oxygen, the water, answer the suitable temperature. suitable temperature, very good. What else? Answer sunlight. सनलाइट तो कहीं ना कहीं यूवी रेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, वेरी गुड। और CO2 को नहीं बोलेंगे? Yes, the carbon dioxide is important for इफ plants. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन इसी की वजह से आप यहाँ पे रह पा रहे हैं, बिकॉज इसी की वजह से तो एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी तो होता है, यू नो दैट, Yes, sir. है ना? अगर ये ना होती तो ना हो पाता। तो ये भी अवेलेबल है। और क्या चीजें हैं? Lithosphere. लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? व्हाट इज लिथोस्फीयर? Are the solid crust. This is the solid crust. अभी देखिए, अभी यहाँ So बताएंगे। there are three Solid layers: part of the hydrosphere, lithosphere, and atmosphere. हाँ ठीक। So Earth is in hydrosphere, so where all things can live like. then अच्छा, is any difference between the crust and the lithosphere? Is any difference between the lithosphere and the crust? The crust is a part of the lithosphere. Exactly, yes, very good. Along with along with upper portion of the mantle। देखिए ध्यान रखिएगा, क्रस्ट ये है, जो इसके नीचे कौन सी पोर्शन आता है? मेंटल। मेंटल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। ध्यान रखिएगा, अपर जो मेंटल है ये लिक्विड फॉर्म में है और जो लोअर मेंटल है Between crust and the mantle, there is a layer. Solid. ठीक है। अब जो क्रस्ट और जो अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल है, इसको मिला के जो रीजन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। Lithosphere. और इसी में लिथोस्फीयर। अब एक वर्ड और यहीं पे यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। Sir, upper part of the mantle. Simple. Upper part of the mantle is called as asthenosphere. It means asthenosphere and the crust जब साथ में मिल जाते हैं then it is called as a lithosphere. It means कि lithosphere
और क्रस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हम लोग जानेंगे आगे की क्लास में, बहुत कुछ है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों ने बता दिया, एक एक करके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। इट्स हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन विच आर गिवन बिलो। नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जस्ट सी दिस इमेज। इसकी जो अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो इतनी है कि ना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ठंडी है, ना यहाँ पे ज़्यादा बहुत गर्म है। अब इसी की वजह से यहाँ पर एक जो एवरेज मीन टेम्परेचर है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, मीन एवरेज टेम्परेचर कितना है, कितना है, 17 degrees Celsius. 17 degrees Celsius. कितनी, हाउ मच, So 17 17 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मीन टेम्परेचर है। तो ये एक रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस सन से है वो बहुत ही सूटेबल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट So पॉइंट। Mars is also having some मास तो है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बट वहाँ पे क्या है ना, अब उस पर एलॉन मस्क ही जा रहे हैं अभी, है ना, तो उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं आप लोग। Jeff Bezos at moon. हाँ, कहीं ना कहीं एकदम चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसकी डिस्टेंस जो सन से है, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा जो आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं। अब हमको ये जवाब दीजिएगा कि मरकरी और वीनस, इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन मरकरी, गुड इनफ, वीनस का टेम्परेचर एज कंपेयर टू मरकरी ज़्यादा, ऑल्दो मरकरी उससे पहले पड़ता है, ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, तो देयर आर द लॉट्स ऑफ थिंग। लास्ट फ्यू पॉइंट्स देख लीजिए जल्दी से। टेम्परेचर जो आप लोग बता चुके हैं, उसके बाद आपका वाटर, उसके लिए वाटर साइकिल एक पूरी चलती है, ये एक प्रोसेस में है। सॉलिड क्रस्ट, लिथोस्फीयर जो भी आप लोगों ने हमको एक्सप्लेन किया था, और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बता दीजिए जल्दी से, फिर बाइंड अप करते Sir, हैं। it is an area in which both three parts are there, like atmosphere, ओके, जस्ट देख लिए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और क्या होता है हाइड्रोस्फीयर। hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर जब So तीनों, there are all kinds of living, हाँ, like जब living things and dead. ठीक है, और यहीं पर लाइफ क्या करती है, लाइफ सस्टेन करती है, ओके, लाइफ सस्टेन करती है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जिसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो आप लोग आइडेंटिफाई करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए, उसी के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर आप लोग से लिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने पढ़ी होंगी प्रोडक्टिव फॉर्म में, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम लोग को आउटकम निकालना है, ठीक है। तो आप लोग एक छोटा सा वर्कआउट करिएगा, वो करके इन्फॉर्म करिएगा, ग्रुप पे आप ज़रूर पोस्ट करेंगे। ज्योग्राफी जितने भी एसएसटी के पोर्शन है, सारे मेन टॉपिक जो आप लोग को बीइंग एज अ लेक्चर चाहिए, उसके बारे में आपको लेक्चर लिए जाएंगे, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करना है। ओके, थैंक यू क्लास, दिस इज फॉर टुडे।